नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पॉडकास्ट में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। जिस तरह से एक भारतीय नारी अपने घर में आने वाले हर मेहमान का खैर मकदम बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ करती है, उसी तरह से कामकाजी महिला के तौर पर भी घर और बाहर दोनों में तालमेल बिठाने का हुनर भी एक महिला बखूबी जानती है। लेकिन वो महिला अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है तो कंधों पर जिम्मेदारी का भार और बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने काम के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की भी सोच रखती है। जी हाँ, आज हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसी ही विभूति से जिनका नाम है डॉक्टर रश्मि सिंह। डॉक्टर रश्मि सिंह एक आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। रश्मि जी, बहुत स्वागत आपका सनसेट टीवी में। थैंक यू जीपू जी। मैडम, आपका बड़ा लंबा कैरियर रहा है, तकरीबन 3 दशक का। मैंने जब नज़र डाली आपके पूरे जीवन काल पर, सियासत से भी ताल्लुक़ रखती हैं आप। आपका जो बैकग्राउंड मैंने देखा, आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे और बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर भी उन्होंने काम किया। आपके पूज्य पिताजी भी लोकसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा के सदस्य रहे। इन सब के बावजूद आखिर आपने सिविल सर्विसेज को ही क्यों चुना? इनके बावजूद नहीं, या देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि शायद इसी कारण से चुना क्योंकि राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम से आपने शुरुआत की। तो जिस संग्राम की बात करते हैं, बाबा का जो योगदान रहा या पिताजी का जो योगदान रहा राजनीति और साहित्य में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और उनकी एक प्रिय पुस्तक थी राजनीति की धूप और साहित्य की छाँव। तो मुझे लगता है कि लोक सेवा की जो भावना है वो तो इसी पृष्ठभूमि से हमें मिली। क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो ये पृष्ठभूमि में हम सदैव देखा करते थे कि पिताजी का कैसे जुड़ाव था समाज के साथ में, लगातार बना रहता था। उनकी लेखनी में भी वही जुड़ाव है, सामाजिक चिंतन है। तो जैसे हम सुनते थे कि सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, और निज हित नहीं, वो दूसरों का हित के करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। और जब हम पब्लिक सर्विस की बात कहते हैं, लोक सेवा की बात कहते हैं, तो लोक सेवा में वही भावना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि सिर्फ एक करियर नहीं है, सिर्फ एक नौकरी नहीं है, सिर्फ एक आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि वाकई एक सेवा का माध्यम है। और अब हमारे प्रधानमंत्री स्वयं इसको कहते हैं, अपने आप को ही प्रधान सेवक, और हम सब भी मतलब जब सेवा करते हैं, पब्लिक सर्विस करियर जब चुनते हैं, तो मुझे लगता है कि वही सेवा की भावना हमारे अंदर हमेशा वो रहनी चाहिए कि लोकहित, लोक कल्याण। तो वही सिविल सर्वेंट की एक जो परिभाषा है जो पब्लिक सर्वेंट की, तो उसको आगे रखते हुए मुझे लगा जब मैं बड़ी हो रही थी कि ये एक अच्छा करियर है कि मैं भी कुछ डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कुछ अपना योगदान दे सकती हूँ। मैडम, आपके पूज्य पिताजी शंकर दयाल सिंह जी की जीवनी पर जब मैंने नज़र डाली तो मूलतः वो साहित्यकार थे। हालांकि वो सियासत में थे, लेकिन जो सियासत में होने वाली दावपेश रही है आमतौर पे, उसको वो पसंद नहीं करते थे कभी भी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये फितरत की बात होती है, और बड़े सौम्य व्यक्तित्व उनका था, और हर दिल अजीज़ भी थे। और अक्रॉस पार्टी लाइंस, हर पार्टी के लिए वो उतने ही प्रिय थे, ये कह सकती हूँ कि एक तरफ उनको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्नेह करते थे, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी वो भी स्नेह करती थी। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि दूरियों को मिटाता है, और यह सब कुछ पिताजी में मुझे दिखता था। और ये सही बात है कि वो एक दलगत राजनीति से ऊपर रहते थे, और साहित्य में जो उनका मर्म था, वो मर्म कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चिंतन के साथ भी जुड़ा हुआ था।
और वो चिंतन था कि सब जन सुखाए, और वह चिंतन था जिससे कि हमें लगता था कि जैसे शहर और गांव की भी दूरियों को मिटाना है, अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं रखना है। तो ये सब चिंतन जो है, उनको देख करके ये लगा कि जो आपने साहित्य की बात ये कही, तो साहित्य भी कहीं ना कहीं जो मनुष्य को ज़्यादा एक संवेदनशील बनाता है। राजनीति में भी तो बहुत ज़रूरत है संवेदनशीलता की। तो मूलतः जब आप साहित्यकार कहते हैं, मुझे लगता है कि साहित्य के एक चिंतक का जो हृदय होता है, वो किसी भी डोमेन में, वो राजनीति है या हमारी लोक सेवा, पब्लिक सर्विस करियर है, तो साहित्यकार का वह एक संवेदनशील हृदय जो है, वो किसी भी प्रोफेशन में उसकी एक अहमियत होती है। वो डॉक्टर क्यों ना हो, वो लॉयर क्यों ना हो, वो पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, वो जुडिशरी से संबंधित क्यों ना, क्योंकि न्याय की एक कसौटी और न्याय की कसौटी तो हम कहीं भी रहते हैं। हम अगर एक अच्छे डॉक्टर हैं तो हम कभी किसी का ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक कि उसको वाकई ज़रूरत नहीं है। हम पैसे के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो ये कसौटी होती है। या एक टीचर जो है, वो बच्चे को कभी नहीं कहेगा कि तुम तो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आना शाम को, और दिन में वो नहीं पढ़ाएगा। तो वही संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी होता है हर एक प्रोफेशन में। और तभी मैंने कहा कि अपना जो साहित्य का, एक साहित्यकार का जो दिल और दिमाग, जो पहले हम देखते थे कि लोगों में जोश लाना, लोगों में अच्छे साहित्य से उनके अंदर कुछ विचारधारा को और आदर्श मूल्य को प्रभावित करना, तो वो एक अच्छे साहित्य का, अच्छे साहित्यकार का परम जो है धर्म होता है। और किया भी है लोगों ने, ऐसा मैं मानती हूँ। हम ही लोग जब बड़े हो रहे थे, तो जब हम दिनकर जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की, जब ये सब हम लोग कविता पढ़ते थे, तो मतलब बड़ा जोश आता था। जी जी। और स्वतंत्रता संग्राम में भी इसी तरह से जो है, जब जोश भरने की ज़रूरत होती थी, तो देखिए कि अच्छे साहित्य और अच्छी कविताओं के सहारे जो है वो लोगों में कितना जोश लाया जाता था। और आज भी ज़रूरत है हमारे युवा वर्ग में विशेषकर जोश लाने की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जोश में आकर के जिस देश के विकास, जिस रफ्तार को हम देख रहे हैं, तो उस रफ्तार में वो अपना योगदान करें। मैडम, आपका जो कैरियर रहा है ख़ासकर ब्यूरोक्रेसी में, तकरीबन 3 दशक आपने पूरे किए, और ये ख़ास बात मैंने पाई कि आपने अपने काम को कर्तव्य के तौर पर तो लिया, लेकिन जुनून की हद तक उस काम को पूरा किया, जो आज भी देखने को मिलता है। और ये मैं मानता हूँ कि शायद वो आने वाले कई सालों तक बरकरार भी रहेगा। तो ये चीज़ आप में कहाँ से आई, और आपने काम के ज़रिए अपनी पहचान बनाई? तो इस पूरे सफ़र को अगर मैं संक्षेप में जानना चाहूँ, समेटना चाहूँ, तो आप कैसे देखती हैं? देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, और जो जुनून की बात है, मुझे अपना फिर पारिवारिक परिवेश याद आ रहा है और कुछ घटनाएं याद आ रही हैं। जैसे मैं अपनी पढ़ाई में जब इतनी तल्लीन हो जाती थी कि एक जो कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रचित्त होकर के कुछ काम करना, तो उस समय यदि दिमाग जो है मेरा अगर पढ़ाई में है, तो और कुछ भी जो है आगे पीछे हो रहा है, वो उससे कट ऑफ करने की क्षमता रखती थी। और मतलब एकाग्रता कैसे बनाना है, तो वो अपना हमारा, कभी कभी मेरी माँ कहती थी कि परीक्षा है, ये है, खाना सामने है, मतलब उसको कोई भूख प्यास मतलब तुम्हें नहीं लग रही है, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। या कभी ऐसा भी हुआ कि खाने में नमक नहीं था और मैंने खा लिया, और उन्होंने कहा कि अरे रश्मि, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तुमने जो है वैसे। मैंने कहा मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि मतलब उस समय तो पढ़ाई करना बस मेरे आगे वही एक लक्ष्य था कि ये करना है। अब काम जब करती हूँ तो वही एकाग्र होकर के काम करने की इच्छा भी होती है। तो जैसे अब मैं याद करती हूँ कि अपना दिल्ली में हमने एक सामाजिक सुविधा संगम या स्त्री शक्ति, मिशन कन्वर्जेंस, इस तरह के कुछ कार्यक्रम थे जिस पे कुछ प्रयोग किया था। और देखिए, वो प्रयोग का ये अंजाम था कि वो हमें इंटरनेशनल स्तर पे
जो कैपैम होता है, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो कैपैम में 2 बार जो है उस पर हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप में उन गुड प्रैक्टिसेस को उसको नवाजा गया। इंटरनेशनल ज्यूरी उसमें थी और उस कसौटी में मैंने काफ़ी तैयारी भी बहुत की थी। एक तो मेहनत की थी कि ज़मीन पे लाने पे, और दूसरी मेहनत की थी कि उसको कम्युनिकेट करने पे, क्योंकि कई बार होता है कि हम मेहनत कर लेते हैं लेकिन उसको मतलब उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, वो ठीक से बता नहीं पाते हैं, और राइट स्टेक होल्डर्स तक वो नहीं जब लेकर के जाते हैं तो उसका एक नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बस आप तक सीमित हो जाती है, और जब हम उसके बारे में संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस जब आता है तो अवार्ड्स का होता है कि वो बड़े पैमाने पे चीज़ें जाती हैं, तो उसमें उसी तरह के एलिमेंट्स थे। महिलाओं को कैसे हमें केंद्र में रख करके कार्य को करना है, कन्वर्जेंस जो कि आज की तारीख में बहुत आवश्यकता होती है कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन के साथ में, यूनिफाइड वे में, एक कॉमन गोल के साथ में अलग अलग विभिन्न एक्टर्स जो है काम कर पाए। कन्वर्जेंस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया, तो ये मेरे साथ हमेशा ये टर्म्स जो हैं वो फिर जुड़े रहे समन्वय के साथ में। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं गई, वहाँ पे अलग अलग आइलैंड में हम समन्वय कैंप को करते थे, यानी वहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं जो नहीं पहुँच पा रहे थे लोगों तक, या अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो जाता था अपने स्कीम को लेकर के जाने, तो एक कैंप के माध्यम से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो आगे लोगों को, जो हमारे टारगेट ग्रुप है उनको एक साथ हम लेकर के आए और उनको एनरोल करना शुरू किया विभिन्न विभाग के स्कीम को। तो ये क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, तो इसको करने में जो है एक तरह से मुझे मतलब प्रामाणिकता के साथ, एक जिसको एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कहते हैं, तो मैं लोगों को कह पाई कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म करें जहाँ पे हम लोग जो है एकजुट होकर के सरकार के विभिन्न स्कीम को लोगों तक पहुँचा पाए। और जम्मू कश्मीर में यहाँ रेसिडेंट कमीशन में इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया। शुरू में लगता था बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सबों के एक कोऑपरेशन के साथ में बड़ा सक्सेसफुल हुआ, जिसको संभाव उत्सव कहते हैं। तो संभाव उत्सव जिसमें कि रेसिडेंट कमीशन के गेट को खोला गया और जो लोग नहीं जोड़ पाते थे जम्मू कश्मीर के बहुत अलग अलग पहलुओं के साथ में, उसके साथ में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया, और उसमें भी हमें बड़ी सफलता मिली, क्योंकि जम्मू कश्मीर के तो अलग अलग ज़िलों से तो लोग आए ही अपने क्राफ्ट, कल्चर, क्यूजीन इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आर्टिस्ट, अलग अलग क्षेत्र से आर्टिस्ट भी आते रहे, अपने हस्तकरघा हाथ से बनाए हुए निर्मित वस्तुओं को महिलाएं जो है, महिलाओं का समूह है वो आता गया, और उनको जगह, इतनी अच्छी जगह देखी, खान मार्केट के बगल में जगह मिली जहाँ पे अपना वो सब डिस्प्ले करते थे, एग्जिबिट करते थे, सेल करते थे। लोग जो बाहर से आते थे उनके मतलब बनाई हुए चीज़ों को एक तो ना खरीदने के अलावा बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। तो जो अप्रिसिएशन है फॉर आर्ट कल्चर, तो वो जम्मू कश्मीर बिल्कुल बिल्कुल। तो और तो मुझे वाकई लगा कि मुझे यहाँ बैठ करके एक सार्थकता महसूस हुई। तो मैडम, आपकी इसी सोच के चलते, जो इनोवेटिव सोच है आपके अंदर और जो एक सलाहियत कह सकते हैं, और ख़ासकर जो क्रिएटिव अप्रोच है आपकी शख्सियत में, इस एतबार से आपको एक चेंज मेकर के तौर पर भी देखा जाता है। तो आप अपनी इस भूमिका को कैसे आंकती हैं? तो देखिए, चेंज मेकर के लिए वही होता है कि माइंडसेट में एक तो हमें खुद से चैलेंज करना पड़ता है, चॉइस, कि भाई आप स्टेटस कोइस्ट होना चाहते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल, कि चलिए बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, वो भी एक चॉइस है। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि भाई मतलब सरकार तनख्वाह तो इतनी दे रही है ना, तो उसमें इतना एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों किया जाए, इतना सर क्यों फोड़ा जाए, यह भी एक माइंडसेट है, चॉइस की बात है। तो मैंने अपना चॉइस ये लिया कि मैं तनख्वाह के लिए सिर्फ काम ना तो किया है ना कर सकती हूँ, और जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप चीज़ों को क्रिएट करते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रूटीन वर्क आप नहीं करते हो, रूटीन वर्क तो करना ही करना है। देखो, रूटीन वर्क तो आपका मतलब धर्म है, आपका फ़र्ज़ है, आपको तो वो करना ही है, जो कि आपकी मतलब ड्यूटी है। लेकिन उस ड्यूटी में कई बार हम लोगों ने हम जब प्रयास करते हैं, जब सरकार के संसाधनों को देखते हुए कि ऑब्जेक्टिव जहाँ तक हमें पहुँचाना है
जिन लोगों के लिए पूरी तरह से कार्य करना है, जिस गोल को लेकर के सरकार के हमारे जो रिसोर्सेज है, स्कीम है, तो हमें दिखता है कि सिर्फ रूटीन वर्क से, सिर्फ बेसिक मिनिमम से नहीं वो पूरा हो पाता है। इसके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है। और हर जगह मैंने महसूस किया, हर एक पोर्टफोलियो में मैंने महसूस किया कि इतना स्कोप रहता है, वही संसाधन है, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा रुपया नहीं चाहिए, वही उसी संसाधन में यदि हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, जी। जैसे एक्सरसाइज में हम स्ट्रेच करते हैं जी बिल्कुल, तो हमें लगता है कि नहीं हमारा बॉडी जो है ज़्यादा फिट हो गया है, तो वैसे ही हो जाता है जब हम अप्लाई करते हैं अपने रिसोर्सेज को, हम थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं तो उसी संसाधन में जो है वो 1+1 जो है वो 11 हो जाता है, 2 नहीं रहता है। तो मैंने एहसास किया कि वो मेहनत की बात है, और मतलब यह भी होना चाहिए कि आपको कन्विक्शन भी होना चाहिए। तो कई बार लोगों में कन्विक्शन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको भी कन्विंस करें कि नहीं आप कर सकते हो, और दूसरा कि अपने साथ में ले करके हम अगर चलने का प्रयास जब करते हैं तो बहुत सारे टीम सदस्यगण जो हैं, तो मेरे पिछले 30 साल में तो मैंने यही देखा कि शुरू में कितने भी स्केप्टिकल होते हैं, लेकिन वो फिर आपके साथ साथ जो है वो भी फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए तो वही है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, बहुत बनता गया। और मतलब मैं तो हमेशा अपने आप को बहुत मुझे लगता है कि मतलब गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ इस बात के लिए कि हमेशा लोगों का अपना सपोर्ट मुझे मिला, मतलब टीम का और महिलाओं का विशेषकर, क्योंकि महिलाओं में जो मेरी जर्नी रही है तो वो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो कि अपना महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए रहे। मैडम, आपको देश के राष्ट्रपति ने आपके तमाम उपलब्धियों, सामाजिक कार्यों, ब्यूरोक्रेसी में भी जो आपने उपलब्धि हासिल की, उसको लेकर स्त्री शक्ति अवार्ड से नवाजा है। उसका कुछ आपके पास, आपकी स्मृति में कुछ खास पल हो उसको लेकर के, तो आप संक्षेप में साझा करें। देखिए, उस समय अवार्ड जो थे स्त्री शक्ति के, अभी के स्त्री शक्ति अवार्ड से थोड़े अलग थे। तो अभी तो संख्या मतलब ज़्यादा है, और एक बहुत अच्छी बात क्या हुई है कि आज के स्त्री शक्ति अवार्ड जो कि मंत्रालय जो वाला इंस्टीट्यूट किया गया है, उसमें ग्रास रूट लेवल बहुत लोगों को लिया जाता है जिनकी कोई पहचान नहीं है, और उनको भी उनके हुनर को देखते हुए भी अलग अलग फील्ड से वैसी महिलाएं आती हैं। जी जी। मुझे जब ये स्त्री शक्ति अवार्ड मिला उस समय बहुत कम लोग, मतलब अलग अलग फील्ड से एक ही को लिया जाता था, और मेरा जो क्षेत्र था वो पब्लिक सर्विस का था, और उसको देवी अहिल्याबाई होलकर स्त्री शक्ति अवार्ड बोलते थे। तो जब आपने स्मृतियों की बात कही तो स्मृति में ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मुझे इस नाम से अवार्ड मिला तो मुझे इच्छा हुई जानने की, तब तक मुझे वाकई में देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में उतना कुछ खास पता नहीं था। तो जब ये देखा कि नहीं उनके नाम पे ये पब्लिक सर्विस अवार्ड है और उनके बारे में और जानने का प्रयास किया, तो फिर ये दिखा, और वहाँ तक गई भी मैं, इंदौर में और मध्य प्रदेश में जहाँ पर उनका ओरिजिनल जो स्थान है तो वहाँ पर मैं गई भी, और वाराणसी से भी कनेक्टेड हूँ। वाराणसी जब जाती हूँ लोग बताते हैं कि कैसे वो उनकी स्मृति में और उनके सपने में किस तरह के वो सपना आया और उनका क्या वाराणसी से कनेक्ट है। तो बहुत सारे उनके ज़िंदगी के पहलू जो थे, जहाँ वो एक तरफ धर्म था, धार्मिक परायण विदुषी महिला होने के साथ साथ जो है न्याय परायण, जो जस्टिस हम कहते हैं वो पूरा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अच्छा, अच्छे शासक के लिए देखो कि उस ज़माने में अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने कुछ गुणों से किस तरह से नाम जो है अपना बनाया है कि उनके नाम पे एक सम्मान, एक अवार्ड लोगों को पब्लिक सर्विस के लिए मिल रहा है। मिनिस्ट्री ने कुछ सोच करके ही एक ये इंस्टीट्यूट किया, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री थी, और उस समय हमारी जो प्रेसिडेंट थी। तो जब मुझे ये अवार्ड मिला तो मतलब अंदर और भी ये भावना जागृत हुई कि नहीं, जब भी हमको ये अवार्ड लेते हैं उन प्रिंसिपल्स को हमेशा आगे रखना है, ताकि वो सिर्फ एक फ़ोटो आप नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। बढ़ जाती है अवार्ड लेने के बाद में, जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो इसलिए जो है मैं तो जैसे मैंने कहा कि भाई गौरव भी है अगर, लेकिन गौरव के साथ साथ जो है वो जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि हम लोग तो देखिए प्रिविलेज्ड रहे हैं दूसरे रूप में कि हमने ठीक है एक परीक्षा के लिए मेहनत किया, तैयारी की, ईमानदारी से पढ़ाई की, फिर अपना हमें मौका भी मिला कि हम जहाँ रहे वहाँ पे सरकार के स्कीम्स के साथ में जुड़ करके जो है हम कुछ अच्छा कार्य कर पाए। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि कई ऐसी बच्चियाँ हैं जिनका ड्रीम्स है, एस्पिरेशन है, जिनके अंदर हुनर है, लेकिन शायद उनको मौका नहीं मिल पाता है। मैडम, इसके साथ ही आपको अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय ने भी लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा है, तो वो किस लिए मिला, थोड़ा उसके बारे में भी आप संक्षेप में बताइए। देखिए मैं 2007 में गई थी अमेरिका, DOPT में एक जो कोर्स मास्टर्स करने के लिए ये होता था, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, तो उसके तहत जो है वो एक फेलोशिप होती थी जिसमें हमने एडमिशन कराया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का ह्यूबर्ट हम्फ्री इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा कोर्स था एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने शिफ्ट किया क्योंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट थी। हिस्ट्री में मैं एक बार MA कर चुकी थी, लेकिन यहाँ मुझे मौका मिला कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही मेरा कार्य करते हुए जो है अपना बहुत इंटरेस्टिंग तो लगता ही था कि भाई पब्लिक सर्विस के लिए मतलब थोड़ा हम ये भी समझे, उसकी थ्योरी को भी समझे, प्रैक्टिकल तो था ही था, कर ही रहे थे, लेकिन अपने मुझे लगता है कि समय के साथ साथ हर आदमी को यह भी आवश्यकता महसूस होती है कि हम और भी कंटेम्प्रेरी अपने नॉलेज को कैसे कर पाए। तो जब ये मौका मिला वहाँ गई, एक साल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, हमारे प्रोफेसर थे प्रोफेसर गैरी डी क्रेमर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेनेटर भी थे। और वहाँ एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल मैंने देखा कि प्रैक्टिशनर्स को एकेडमिया के साथ में जोड़ने का। तो प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने पॉलिटिक्स में वो रहे, और यहाँ पे जब मैं गई थी वो डायरेक्टर थे हमारे पूरे पब्लिक अफेयर्स के उस कोर्स का। उनकी एक किताब भी बड़ी फेमस थी जिसका नाम था लीडरशिप फॉर द कॉमन गुड। मुझे बहुत अपील किया वो भी, अच्छा ये कॉमन गुड, ये लीडरशिप क्या ये है। तो फिर वो सब प्रिंसिपल्स जो हैं और बहुत सारी किताबें वो देते थे मैं पढ़ने के लिए, जैसे एक नॉर्थ कैंपस, अलाइन विथ योर नॉर्थ कैंपस, तो ये क्या है, तो इसकी उत्सुकता हुई। तो ये सब करते हुए मैं वहाँ पे अपना बड़े सक्रिय रूप से अपना योगदान देती रहती थी अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो इंडिया को लेकर के एक बार जो है वो चर्चा हुई, कोई चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मुझे आज भी याद है प्रोफेसर गैरी डी क्रेमर ने बड़े खुश होकर के मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज उस शाम को भेजा है कि यू वर अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ इंडिया। आई विश आई वॉज एक्चुअली, मतलब लेकिन उस समय उस एक साल के कार्यकाल में बहुत कुछ ये करने का मौका मिला। तो जब प्रोफेसर गैरी डी क्रेमर ने वो बीच में इंडिया आए और यहाँ पे उनका स्टेक होल्डर कुछ लोगों से कंसल्टेशन हुआ। ये मैं 8 की बात बता रही हूँ, जब मैं लौट के आई थी, मैं मिशन कन्वर्जेंस यहाँ पे मैंने एक जर्नी जो शुरुआत की थी, मैं उसकी फाउंडर मिशन डायरेक्टर रही और बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से शुरुआत की, और जिसमें शायद शुरू में 7 लोग मेरे साथ थे, और करते करते कारवा जो बढ़ा तो करीब 10,000 लोग जुड़े, और उसमें महिलाएं भी बहुत बड़े पैमाने पे जुड़ी, और तो हम लोग करीब 60 लाख लोगों तक स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी सब तक पहुंच करके जो है सरकार के स्कीम्स के साथ में उनको जोड़ते थे। तो ये बड़ा ही अनुभव, मतलब अनोखा अनुभव भी था और कार्य भी था। तो जो प्रोफेसर गैरी डी क्रेमर ने इस पूरे कार्य को जो है वो समझा, देखा, लोगों से बात किया, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं इस पूरे प्रैक्टिस के लिए आपका, मैं अपने यूनिवर्सिटी का पूरा एक काउंसिल होता है, एक ज्यूरी होती है जो कि अपने एलुमनाई को, जिसने पास आउट किया है वहाँ से और जो कुछ अप्लाई कर रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लोग करते हैं, लेकिन अप्लाई आपने क्या किया। तो उन्होंने जब महसूस किया कि नहीं, मैंने उसको ग्राउंड पे बहुत अप्लाई किया है, वो बहुत प्रसन्न हुए, और ये फैसला जो है उन्होंने अपने मतलब प्रपोज़ किया, प्रस्तावना कहीं से तो जाती है, उन्होंने प्रस्तावना दी, और पूरे यूनिवर्सिटी ने, जो वहाँ के डीन, वहाँ के हेड होते हैं, तो उन लोगों ने उसको स्वीकारा
और मुझे जाने का मौका मिला। और उन्होंने फिर बुलाया उस अवार्ड को लेने के लिए मुझे, और फिर एक प्रेजेंटेशन भी रखवाया। तो प्रेजेंटेशन था कि आपने कैसे अप्लाई किया। तो मुझे खुशी है कि वो वहाँ के थ्योरी को मैं अपने देश के लिए कैसे मैंने अप्लाई किया, कि आपने वहाँ पे मतलब बिल्कुल कैसे अप्लाई किया मैं बता पाई, लोगों से शेयर कर पाई। अब मैं कश्मीर पे आ रहा हूँ, क्योंकि आपका कश्मीर मूल कैडर रहा। मैं बात मूल कैडर नहीं, ऐसे यूटी कैडर रहा। जी। तो 370 हटने के बाद में मैडम किस तरह का बदलाव आपने वहाँ पर कश्मीर में खासकर महसूस किया? ये बदलाव तो ये था कि लोगों का इंटीग्रेशन बहुत हुआ, और मेन स्ट्रीम के साथ में, और ये भी था कि अपना जैसे कि मेन स्ट्रीम यानी कि लोगों का, बच्चों का भी आना जाना तो था ही, बाहर पढ़ाई भी कर ही रहे थे, लेकिन बाहर के लोग भी जो है वो काफ़ी गए, और टूरिज़्म जैसे बढ़ा, फिर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से लोग आए, इन्वेस्टमेंट हुआ। लॉ एंड ऑर्डर, ये इसमें तो बहुत बड़ा चेंज हुआ। लॉ एंड ऑर्डर में जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, तो उसमें मुझे ये लगा कि बहुत कुछ हमारा प्रशासन का, पुलिस का, ये मैं नहीं कहूँगी देखिए कि उसको मैं कोई डायरेक्ट जो है सिर्फ एक फैक्टर के साथ में नहीं लिख सकती, लेकिन मैं इसमें मतलब सुशासन का, एक अच्छे प्रशासन का और एक टीम स्पिरिट का ज़रूर योगदान मानती हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप तमाम व्यस्तता के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक आकांक्षा नाम का एक संगठन भी को भी आपका आशीर्वाद मिलता है, जिसमें आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हैं। उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रही हूँ, कभी मैंने दिल्ली की बात की, अचानक उत्तर प्रदेश कहाँ से आ गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश वो हमारा प्रेसिडेंट में अगर हूँ आकांक्षा की तो एक एक्स ऑफिशियो पोजीशन है, क्योंकि मेरे पतिदेव वहाँ पे मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं, तो उनकी जो भी अपना मुख्य सचिव की वाइफ होती है उसको ये पोजीशन एक्स ऑफिशियो मिलता है। अब ये महिलाओं का एक IAS ऑफिसर्स जो वाइफ एसोसिएशन होता है उसका डेवलपमेंट विंग है और सोशल सर्विस विंग है, और इसमें महिलाओं के लिए जो है वो उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए अलग अलग रूप में कार्य किया जाता है। तो अभी लखनऊ में एक MMK मठरी मसाला केंद्र करके एक सेंटर फ्लैगशिप प्रोग्राम था, लेकिन अब हम लोगों ने कोशिश ये की है कि महिला हार्ट के रूप में और आकांक्षा हार्ट के रूप में उसको अलग अलग ज़िलों में जो है वो रेगुलर हार्ट से बहुत सारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उनको मौका दे सकें, ताकि वो अपने सामान का जो है वो सेल कर सकें, उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो, मार्केट लिंकेजेस। अभी महाकुंभ तक जो है आकांक्षा पेविलियन में, आकांक्षा हार्ट में उनके सामान गए। क्या अनुभव रहा कुंभ में आपका? वही मुझे लगा समरसता की भावना बहुत थी, और सब एक जैसे दिख रहे थे, सड़क पे चल रहे थे, तो कौन गरीब है कौन अमीर है, मतलब सब वर्ग एक हो जाते हैं, और वही चीज़ नदी में सब एक हो जाते हैं, और सब जो है प्रकृति से के प्रति जब नतमस्तक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि वो जो अहम और मैं की जो भावना है, तो वो मैं की भावना वो बिल्कुल जो है वो आप अपने आप को जो है ना मतलब महसूस करते हो कि यू आर अ कॉग इन द व्हील जैसे। तो मतलब प्रकृति के प्रति जो है वो आपकी आस्था जो है और ज़्यादा ऐसे में बढ़ जाती है, मजबूत होती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने बहुत समय दिया, अपने तमाम अनुभव साझा किए। हालांकि सवालों की फहरिस्त बहुत है मेरे पास, लेकिन चूंकि कुछ समय की बंदिश है, हम अगली बार फिर आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।